मॉर्निंग Good morning.
ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो लास्ट कंप्लीट किया था टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइट सिलेक्शन फॉर बिल्डिंग या सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग। ओके, सॉरी, आपका ये टॉपिक रह गया था लास्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील क्या होता है? सबसे पहले तो स्टील क्या होता है? स्टील क्या होता है? एक अलॉय होता है। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। कार्बन और आयरन का अलॉय होता है। यस लक्ष्य। मैम एक्चुअली आपने मनीष वर्मा को रिमूव कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, उसका उसमें आरटीओ रोल नंबर से वो ऐड नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए उसको बोलो आरटीओ रोल नंबर से है। मैम बीमार, मैम एक्चुअली वो एक वीक से बीमार हो रखा है, तो वो क्लास भी बहुत कम ले रहा है, उसे शायद मालूम नहीं था। ओके ओके ओके, ठीक है। और नितिन कुमार मीना, कुशाग्र जैन, मयंक कुमार, ठीक है, और पीयूष शर्मा, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आरटीओ रोल नंबर से नहीं आ रहे हैं। उनको बोल दो, अगर वो आरटीओ रोल नंबर से आते हैं तो मैं उनको ऐड कर लूंगी, ठीक है। पंकज, एक पंकज भी है। मैम मैं मनीष को बोल रहा हूँ, बाकी ग्रुप में डाल रहा हूँ एक बार, है ना? ओके 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 मैम, थैंक यू मैम। बंद करना उसको, बंद कर। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। स्टील क्या होता है? स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन का क्या होता है? अलॉय होता है। इट इज द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल अमंग ऑल द मेटेलिक मटेरियल। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, ठीक है, जो कि टेंसाइल स्ट्रेस को क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकती है एक्सटीरियर फोर्स by suitably controlling the carbon content and other alloying elements and heat treatment, a desired combination of strength and ductile can be obtained। ठीक है, आप जो प्रपोर्शन लेते हैं या जो अलॉय बनाते हैं हम आयरन और कार्बन का, तो कार्बन को कंट्रोल करके कार्बन की जो प्रपोर्शन है उस पे हम ध्यान देके उसकी स्ट्रेंथ को और डक्टिलिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन के बेसिस पे स्टील को क्लासिफाइड किया गया है कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन, जैसे कि, ठीक है, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, आपकी बुक में था ना। तो एक है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और लास्ट आता है आपका हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कार्बन कंटेंट होते हैं कि माइल्ड स्टील के लिए कितना होना चाहिए? 0.15 टू 0.3% कार्बन परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, कार्बन कंटेंट होना चाहिए। मीडियम कार्बन में 0.3 से 0.8 तक होना चाहिए। और हाई कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 0.8 टू 1.5 तक होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कास्ट स्टील और टूल स्टील भी कहते हैं। टूल स्टील क्यों कहते हैं? क्योंकि उनसे टूल्स बनते हैं। जो भी मैकेनिकल में टूल्स यूज होते हैं या जो भी बहुत ज्यादा हार्ड टूल्स होते हैं, ठीक है, चीजल्स, फाइल्स वगैरह, जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, उन मटेरियल को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? हार्ड कार्बन स्टील का। तो अगर हम फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें, ओके, फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं दैट इज माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज लो कार्बन स्टील एंड सॉफ्ट स्टील। इसको सॉफ्ट स्टील भी कहा जाता है और लो कार्बन स्टील भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। और सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होती है, इसलिए मेलिएबल होती है। मेलिएबल होने की वजह से इसको सॉफ्ट स्टील भी कहा जाता है। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टाइल, मेलिएबल, टफ एंड मोर इलास्टिक। डक्टाइल होती है, डक्टाइल का मतलब होता है उसको जितना भी उस पर फोर्स लगाया जाए या जितना भी उस पर टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन फोर्स से क्या होगा? वो थोड़ा खींचेगा। खींचना मतलब उसको एक पतले के तार की तरह हम बना सकते हैं, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। मेलिएबल होता है, यानी कि कितने भी हाई प्रेशर पे या टेम्परेचर पे हम मेलिएबल इसको मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली किसी भी शेप में दे सकते हैं इसको, इसलिए मेलिएबल होता है। टफ होता है बहुत ज्यादा। मोर इलास्टिक व्हेन कंपेयर्ड विद द कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है इट कोरोड्स एंड
डस्ट इजिली बट नॉट मच अफेक्टेड बाय सैलिन वाटर। ठीक है, ये इजिली कोरोड और रस्ट हो जाता है बट अफेक्ट नहीं होता है सैलिन वाटर से। इसका एक प्रोसेस होता है। क्या सैलिन वाटर में क्या होता है, अगर हाई टेम्परेचर होता है वहां पे कहीं पे सैलिन वाटर है, तो सैलिन वाटर हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। सैलिन वाटर में ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा कोरोड नहीं करेगा आयरन को, ठीक है, स्टील को, इस वजह से। तो इट कैन बी फॉर्म्ड एंड वेल्डेड। फॉर्म्ड एंड वेल्डेड क्या होता है, ये फॉर्म का मतलब होता है कि डिजायर शेप देना बाय हैमरिंग। हैमरिंग प्रोसेस से आप कोई भी इसको डिजायर शेप दे सकते हो। ठीक है, वेल्ड कर सकते हो, वेल्डिंग प्रोसेस सबको पता होगा। ठीक है, जो वेल्ड आपने कभी देखा होगा, जैसे टूल्स बनते हैं या कोई गाड़ी बनती है तो वहां पे वेल्डिंग की जाती है उसके पार्ट्स के लिए, तो दैट इज वेल्डिंग। इट कैन बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होती है, 7.3 होती है। यस नफीस। मैम पुनीत वंशी को एंट्री दे दो। हाँ दे दिए आंटी। मैम बीच में अगर डाउट होगा तो फिर कैसे हम पूछेंगे? वो लास्ट में आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, 5 मिनट डाउट मैम क्लियर याद कर किया देना। था ना, स्टार्टिंग वाला डाउट लास्ट में याद थोड़ी आप रहेगा। नहीं, तो आप कॉपी और नोटबुक अपने साथ रखिए और लिखते रहिए, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस होता है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए आज ये किया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.3 होनी चाहिए। इट्स अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अभी सबको आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और टेंसिल स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है माइल्ड स्टील की या लो कार्बन स्टील की, वो 800 से 1200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। ठीक है, हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमेशा जो यूनिट आती है दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो 600 से 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। और जो स्ट्रक्चर होती है इसकी कैसी होती है, सिल्की लस्टर होती है, चमकदार जो होती है। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं, इसके कुछ यूजेस होते हैं। ठीक है, ये सबसे कम एक्सपेंसिव होती है, तो लीस्ट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस करना काफी चीप है। इट इज और डिसएडवांटेज, इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, यूजेस होते हैं। क्या, इट इज जनरली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क एज रोल्ड स्ट्रक्चर सेक्शन। रोल्ड स्ट्रक्चर सेक्शन का मतलब है सरिया। सरिया आपने सुना होगा। ठीक है, आरसीसी में जो यूज करते हैं, ठीक है, स्टील को जो यूज करते हैं वो सरिये की फॉर्म में करते हैं, ताकि उस पर क्या टेंशन अगर आए तो उसको रजिस्ट कर सके। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रेनफोर्सिंग बार। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेनफोर्सिंग बार कहा जाता है, ऑफ आरसीसी। इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ फूड, रूफ शीट्स एंड कोरुगेटेड शीट। रूफ शीट जो आती है, ठीक है, रूफ शीट जो बनाई जाती है वो इसी की होती है, माइल्ड स्टील की होती है, और कोरुगेटेड शीट जो बोलते हैं। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग शीट पाइल्स एंड रेल्स। ठीक है, रेल्स में या शीट पाइल्स में भी इसका यूज किया जाता है। यस हिमांशु पालीवाल। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ माई मीडियम कार्बन स्टील। नेक्स्ट आपका होता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाई टेंसाइल स्टील, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्टील टेंसाइल प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको हाई टेंसाइल स्टील भी बोला जाता है। इट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, अबाउट 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहती है। ठीक है, इसकी टेंसाइल स्टील ज्यादा होने की वजह से इसको हाई टेंसाइल स्टील भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मिनिमम एलोंगेशन कितना होता है, 10% होता है, यानी ये इलंगेट नहीं होती है, ज्यादा प्रेशर लगने पे 10% तक हो सकती है। फुट ऑफ इलास्टिक एंड ब्रिटल एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। अगर माइल्ड स्टील से कंपेयर करते हैं तो ज्यादा टफ होती है, ज्यादा इलास्टिक होती है और ज्यादा ब्रिटल होती है। इट इज लेस डक्टाइल देन माइल्ड स्टील। ठीक है, लेस डक्टाइल होती है माइल्ड स्टील से कंपेरिजन करें तो। इट रेजिस्ट एटमोस्फेरिक कोरोजन। और जो इसके यूजेस होते हैं वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट इज हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील क्या होता है, इसको हार्ड स्टील भी बोला जाता है। ओके, इट इज टफर एंड मोर इलास्टिक देन माइल्ड स्टील।
बहुत ज्यादा टफ होता है और बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है अगर कंपैरिजन करें माइल्ड स्टील से। इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्ज एंड वेल्ड, इसको वेल्डिंग करना डिफिकल्ट होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है। इट इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन देन इन टेंशन और शेयर, ठीक है। यानी ये टेंशन और शेयर को रजिस्ट कर सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इट कैन विथस्टैंड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। अगर हम बात करें तो ये कैपेबल होता है शॉक्स और वाइब्रेशन को, ठीक है, स्थिर रहने के लिए बहुत ज्यादा। इट कैन ऑल्सो भी मैग्नेटाइज परमानेंटली, इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। यूजेस क्या होता है मैंने इसका बता दिया था, हाई कार्बन स्टील का क्या क्या यूजेस होते हैं। इसको हम ड्रिल्स में, फाइल्स में, चीजल्स के लिए, ये कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। लैब में, वर्कशॉप में जो यूज किए जाते हैं, ये कुछ टूल्स होते हैं। मशीन पे जो वर्क होते हैं इन टूल्स की हेल्प से होते हैं, ठीक है। जो पार्ट्स बनाते हैं ना, पार्ट्स लाइक जो भी नट्स होते हैं, ठीक है, नट्स, इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, फाइल्स, सीजर्स, ड्रिल्स, इनकी हेल्प ली जाती है। तो ये जो मटेरियल, सॉरी, ये जो मशीन पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, ये किससे बने हुए होते हैं, हाई कार्बन स्टील से। तो इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग दोज मशीन पार्ट्स दैट नीड टू बी हार्ड, टफ, ड्यूरेबल मटेरियल capable of withstand shocks and vibration. Okay. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग क्या होता है? फैक्टर टू कंसीडर ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ बिल्डिंग साइट। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर करने होते हैं बिल्डिंग साइट के लिए। सबसे पहले तो क्या होता है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, जो आपका सेकंड पार्ट है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, साइट सिलेक्शन इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे जो मेन पार्ट होता है या जो इम्पोर्टेंट स्टेप होती है वो क्या होती है, साइट को सिलेक्ट करना। क्यों? फॉर द डिजाइनिंग एंड प्लानिंग पर्पस, ठीक है। आप साइट सेलेक्ट करोगे, उसी के अकॉर्डिंग तो वहां की प्लानिंग करोगे, डिजाइनिंग करोगे। दैट मीन्स ये दो तरह से हम सोच सकते हैं। आर्किटेक्चर क्या करता है, या तो जो साइट सेलेक्ट, जो उसको साइट मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग और डिजाइनिंग करता है, जनरली तो यही होता है। या क्या होता है, वो अपनी प्लानिंग और डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग साइट को सेलेक्ट करेगा, या ये होगा। दो तरह की चीज हो गई। बट जनरली क्या होता है, पहले आप जमीन खरीद लेते हो, उसके बाद ही तो वहां पे डिजाइन और प्लानिंग के सोचते हो ना कि यहाँ पे मुझे मकान बनाना है, ठीक है, वो वाली चीज होती है। तो ये दो तरह की थिंग हो गई यहाँ पे। कुछ हम साइट जब सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वहाँ पे नेचुरल डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल डिफेक्ट यानी कि सॉइल ज्यादा ऐसे नहीं होनी चाहिए, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, क्लेई सॉइल नहीं हो सकती। क्लेई सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है तो वहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है। सेटलमेंट यानी कि जमीन का धंसना, ठीक है, अगर लोड ज्यादा आता है तो हम किस तरह की सॉइल होगी, है ना, वहाँ का नेचुरल कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, तो उसको सब देख के हम साइट को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कोई कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो वहाँ पे कितने रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, कितने अवेलेबल है रिसोर्सेज कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है, ताकि हमें वो जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो वो इकोनॉमिक पड़े, मतलब ज्यादा हमारा खर्चा ना हो पाए इस वजह से, ठीक है। और हमें अपनी जैसे कि जो सेटिस्फाई करने वाली जो कंडीशन नहीं होती है, उसकी वजह से हम क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, अनहैप्पी लिविंग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो भी हम ले रहे हैं या जो भी साइट हम ले रहे हैं, ठीक है, वो सारे गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करनी चाहिए, जो भी लॉज होते हैं उनको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, लीगल होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हमें इसमें चेक करने होते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है फर्स्ट इज पर्पस ऑफ बिल्डिंग। This is the most important factor to consider before purchasing or selecting a site for residential purpose. ठीक है, आप जब भी पर्पस ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, आपका सबसे जो मेन पर्पस होता है, सबका होता है प्राइवेसी डिजायर, ठीक है। प्राइवेसी डिजायर्ड हो सकता है या व्यू हो सकता है, किसी किसी को व्यूज के लिए बिल्डिंग खरीदनी होती है कि आसपास का व्यू अच्छा होना चाहिए। और अदर जो फैक्टर होंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि पर्पस क्या होता है प्राइवेसी डिजायर के लिए। On the basis of extent of privacy desired या selecting keeping in view the general scope, ठीक है, हमारा स्कोप है कि हमें अच्छा से अच्छा व्यू मिले। सेकंड होता है फ्रेंडली नेबरहुड। जब भी आप कहीं जाते हो, कोई भी आप
बिल्डिंग बना रहे हो, साइट बना रहे हो, तो वहाँ के आसपास का एरिया आप देखते हो, ठीक है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके नेबरहुड अच्छे होने चाहिए। अगर वही खराब होते हैं तो झगड़े, शोर, ठीक है, तो एक लेवल के होने चाहिए, ठीक है, सेम स्टैंडर्ड के होने चाहिए, इक्वल स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी में। अगर आप इक्वल स्टेटस होता है तो आप इजीली हैप्पीली रहते हो वहां पे। अगर इक्वल स्टेटस नहीं होता है, आप ज्यादा कम पैसे हैं, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, तो कंपैरिजन ही करता रहता है वहां पे। तो इक्वल स्टेटस होने से क्या होता है, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो और फ्रेंडली सोसाइटी होती है वहां पे, है ना। आप बहुत ज्यादा सोशल हो पाते हैं वहां पे, तो नेबरहुड का भी काफी फर्क पड़ता है। थर्ड है अवेलेबल फैसिलिटीज। फैसिलिटीज लाइक फैसिलिटी जैसे यूटिलिटी सर्विसेज हो गई, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, गैस सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या ड्रेनेज हो गया, ठीक है। ये जो भी फैसिलिटीज है ये अच्छी तरह से उस एरिया में होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए, ताकि आपको कभी इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना आए। बी जो होता है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज लाइक पुलिस एंड फायर प्रोटेक्शन, ये आपके एरिया में होना चाहिए, ठीक है। वेस्टर क्लीनर यानी कि वेस्टर जो भी होता है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, म्युनिसिपलिटीज होनी चाहिए आसपास के एरिया में। एम्यूनिटीज लाइक हॉस्पिटल, एम्यूनिटीज लाइक जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, ये भी आसपास आपके एरिया में होनी चाहिए। शॉपिंग फैसिलिटीज हो गई और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई, ठीक है। आप जब भी कोई साइट सेलेक्ट करते हो तो आपको ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो उस साइट लोकेशन में, ये भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट लॉज। मैंने आपको बताया था, आपकी जो बिल्डिंग साइट सेलेक्ट कर रहे हो वो ऐसे जगह पे होनी चाहिए जो भी लोकल अथॉरिटीज है वहाँ की, उनके बायलॉज को फॉलो कर रही हो, ठीक है। बायलॉज मैंने बताया था कि कितना परसेंटेज ऑफ हाइट होना, सॉरी कितना परसेंटेज ऑफ ग्रीनरी है उस एरिया में, ठीक है, कितने हाइट की बिल्डिंग हो सकती है, कितना एरिया है, तो ये सारा ध्यान रखना होता है, ठीक है। कुछ बायलॉज होते हैं उनको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट इज द साइट शुड बी लोकेटेड ऑन कंपेरेटिवली, सॉरी शेप एंड साइज, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, शेप और साइज में होना चाहिए, आप कितना एरिया ले रहे हो और कि दूसरों को प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरों को अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर आप ऐसी शेप दे रहे हो, ऐसे साइज ले रहे हो बिल्डिंग की कि आपके नेबरहुड को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, या इन फ्यूचर आपको वो बिल्डिंग अपनी तोड़नी पड़ेगी, ठीक है, आपकी शेप की वजह से, बिल्डिंग की शेप की वजह से, तो ऐसे शेप और साइज नहीं होनी चाहिए आपकी बिल्डिंग की, तो उसको भी कंसिडर करना होता है। नेक्स्ट इज टेरेन कंडीशन। टेरेन कंडीशन क्या होती है, स्लोपी ग्राउंड होता है, ठीक है। ऐसे आप जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, साइट आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो साइट पे आपको ये भी देखना पड़ता है कि उसका स्लोप कैसा है, ठीक है। जो आपका ग्राउंड का स्लोप होना चाहिए थोड़ा सा इंक्लाइंड होना चाहिए। क्यों, अगर बारिश होती है उस एरिया में तो रेन वाटर जो होता है वो कहीं उसको ड्रेन ऑफ कर सके, ठीक है, उसको कहीं बहा सके, इस वजह से थोड़ा सा स्लोपी होना चाहिए। The site should be located on comparatively elevated place so as to ensure proper and quick drainage, ठीक है, जल्दी से जल्दी उसका ड्रेनेज हो जाए, पानी इकट्ठा ना हो कहीं पे भी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ग्राउंड सॉइल, ठीक है। ग्राउंड पे सॉइल कैसी है, मैंने बताया था सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सॉइल पे क्या होती है, पे ही फाउंडेशन पे ही कोई बिल्डिंग, फाउंडेशन की वजह से ही कोई लोड बियर कर सकती है बिल्डिंग का, ठीक है। तो soil should be have good quality characteristics so that the design of foundation prove to be economical. Next is natural light and air. जब भी कोई साइज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना होता है कि वहां पे नेचुरल लाइट आ रही है ना, ठीक है, वहां से कितना कौन सी डायरेक्शन में सन, ठीक है, जैसे ईस्ट में सन आ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में आपका हाउस है, कितना ना, कितना आपके घर पे धूप आएगी, कितना एयर है, ठीक है, ये सारा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, लाइक एनवायरमेंट की हम बात करें तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आपके साइट के पास में होती है तो वो एनवायरमेंटली हेल्दी नहीं होती है आसपास के एरिया के लिए, ठीक है। तो ये काफी पॉइजनस गैसेस वगैरह जो निकलती है तो वो आपके हेल्थ के लिए इशू कर सकती है, ठीक है। इस वजह से लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट होना चाहिए जब भी कोई आप परचेज करते हो कोई भी प्लॉट, ठीक है। तो आपको केयर मतलब पूरे सावधानी से देखना होता है कि जो भी आपने पेपर लिए हैं, जो प्रॉपर्टी पेपर आपके हैं, ठीक है, वो उसमें कुछ डिस्प्यूटेड तो नहीं है ना, वो कोई विवाद तो नहीं है ना उस बिल्डिंग पे या उस साइट पे, पहले कोई ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना, या कुछ चल तो नहीं रहा है ना, ठीक है, केस वगैरह। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। द लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट मस्ट बी टेकन केयर बिफोर परचेसिंग एनी प्लॉट, हो गया। और एक और चीज होती है, अगर हम बात करें साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन में क्या होता है, जब भी हम कोई साइट सेलेक्ट करते हैं तो हमें वहाँ के एटमोस्फेयर का भी ध्यान रखना होता है। और अगर हम अपनी तरफ से कोई ब्यूटीज ऐड करना चाहते हैं, लाइक लिविंग कंडीशन के लिए हेल्दी लिविंग यानी पेड़ पौधे लगाना, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे बायलॉज में भी होता है कि परसेंटेज ऑफ ग्रीनरी वहाँ पे ऐड किया जाता है कि किसी भी एरिया में कितने परसेंटेज ऑफ ग्रीनरी होना ही चाहिए। अगर हम जैसे हाईवेज की भी बात करते हैं तो हाईवेज पे भी क्या होता है, ग्रीनरी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सब होता है। ये साइट सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बिल्डिंग, ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग कितने टाइप्स की होती है, ओके। तो नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग होती है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज आती है। उन बिल्डिंग्स को ऐसे डिवाइड किया गया है उनके पर्पस के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग बोल सकती हूँ, ठीक है। उसको डिवाइड किया गया है, एमबीसी ने किया है, नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग किया गया है। बिल्डिंग आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेंसी, जैसे इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बिल्डिंग्स को, ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ठीक है। इन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सेकंड इज एजुकेशनल बिल्डिंग, थर्ड इज ग्रुप सी इज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ग्रुप डी इज असेंबली बिल्डिंग, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, ग्रुप एफ मर्केंटाइल बिल्डिंग, ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग, जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, देन स्टोरेज बिल्डिंग, देन ग्रुप जे हैजार्डस बिल्डिंग, ठीक है। इनकी ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। यस नयन दीक्षित। मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, यस मैम। बट स्पीड तो सही है। नेटवर्क इशू हो सकता है या तो इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क इशू ज्यादा रहता है वैसे। ओके मैम। हम्म, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हो गया जिसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं। यस ललित सैनी। मैम यस एक्चुअली ये मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स कौन सी होती हैं? मर्केंटाइल बिल्डिंग्स मैं आपको आगे बताऊंगी, समझाऊंगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, वो बिल्डिंग्स जहाँ पे सेल वगैरह होती है, आपने सेल सुना होगा, ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे होलसेल रिटेल है ना, इनका काम किया जाता है। जो मार्केट्स वगैरह होते हैं वो मर्केंटाइल बिल्डिंग्स में आते हैं, ओके। शॉप्स हो गया, स्टोर्स हो गया, ये सब मर्केंटाइल बिल्डिंग है। नेक्स्ट इज फर्स्ट है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग्स की, तो बिल्डिंग्स को भी सब डिविजन कर रखा है। जैसे ग्रुप ए में, पहले तो ग्रुप्स में ए बी सी डी में इनको डिवाइड कर रखा है, फिर इनका सब डिविजन भी कर रखा है। जैसे मैं बात करती हूँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग की फर्स्ट, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को फर्दर सब डिविजन कर रखा है, सब डिवाइडेड कर रखा है A1 A2 A3 A4 और A5 में, ठीक है। ग्रुप ए है इसलिए A1 A2 में किया है, ठीक है। जिसमें A1 में आती है लॉजिंग एंड रूमिंग हाउसेज, ठीक है। A2 में आती है 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, A3 में आ रही है डॉर्मिटोरीज, A4 में आती है अपार्टमेंट हाउसेज, फ्लैट्स अगर आपने सुना होगा,
A5 में होता है होटल्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इस तरह से रेजिडेंशियल को डिवाइड कर रखा है, सब डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आपका आता है कि रेजिडेंशियल आगे होता क्या है। रेजिडेंशियल से समझ में आ रहा है क्या होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर दोज इन विच एटलीस्ट स्लीपिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। स्लीपिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, और नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पस की अगर मैं बात करूं, और कुकिंग फैसिलिटीज और डाइनिंग फैसिलिटीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इट इंक्लूड सिंगल और मल्टी फैमिली ड्वेलिंग, ठीक है। अगर ड्वेलिंग की अगर बात करनी है कि और पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड कर रखा है, जैसे कि मैं बात करती हूँ A1, दैट इज लॉजिंग और रूमिंग हाउसेज। लॉजिंग और रूमिंग हाउसेज क्या होते हैं, जहाँ पे कम से कम 15 लोग रह सकते हैं, ठीक है। 15 या 15 से कम लोग रह सकते हैं, बट 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या स्लीपिंग अकोमोडेशन उनको दिया जाता है, विद और विदाउट कुकिंग फैसिलिटीज होती है। तो वो कौन से में आती है, A1 डिवीजन में आती है, लॉजिंग और रूमिंग में आती है, ठीक है। वहां पे कोई भी पर्सन अगर रह रहा है वहां पे, तो वो परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। बट अलग अलग होती है, इसमें जो स्लीपिंग अकोमोडेशन होती है वो सेपरेट होती है, सेम मैनेजमेंट रहता है बिल्डिंग का, ओके। सब डिवीजन A2 की मैं बात करूं, 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, इसमें 1 और 2 फैमिली रह सकती है, यानी कि मैक्सिमम 20% एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। सिंगल फैमिली होनी चाहिए, सिंगल अलग अलग फैमिली के लिए अलग अलग ड्वेलिंग्स होती है इसमें, ओके। इसमें स्लीपिंग अकोमोडेशन होता है, 20 लोगों से ज्यादा के लिए नहीं होता है, ठीक है। और ये जैसे कि ये रेंटेड और आउटसाइडर के लिए भी होता है। अगर कोई फैमिली अपने घर में रेंटेड देना चाहे, ठीक है, आउटसाइडर को रखना चाहे, तो ये रेंटेड भी होता है, ठीक है। जिसमें केवल कितने % रह सकते हैं रेंटेड में, 3% अलाउ होता है रहने के लिए। इफ स्लीपिंग अकोमोडेशन फॉर मोर देन 20% प्रोवाइडेड, तो उस केस में क्या होता है, वो डॉर्मिटोरीज में चला जाता है। नेक्स्ट आता है आपको डॉर्मिटोरीज। डॉर्मिटोरीज क्या होता है, जिसमें कि स्लीपिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है विद और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटीज फॉर पर्सन हु नॉट मेंबर ऑफ सेम फैमिली, जो कि सेम फैमिली के नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो डाइनिंग फैसिलिटीज होती है या जो स्लीपिंग अकोमोडेशन होता है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, जैसे कि हो गया हॉस्टल, है ना, या मिलिट्री ब्रैक्स होती है जो, ठीक है। हॉस्टल्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स रहते हैं, अलग अलग फैमिलीज से होते हैं, लेकिन उन सबके लिए क्या फैसिलिटीज होती है, स्लीपिंग फैसिलिटीज होती है सेपरेटली, या साथ भी रह सकते हैं। जैसे एक रूम में 2 या 3 स्टूडेंट एक साथ रहते हैं। या मैं बात करती हूँ जिसको हम कॉलेज डॉर्मिटोरीज कहते हैं या स्कूल डॉर्मिटोरीज कहते हैं, ठीक है। तो डॉर्मिटोरीज ये हो गया सब डिविजन A3। सब डिविजन A4 में आते हैं अपार्टमेंट और फ्लैट, ठीक है, जिनको क्वार्टर्स भी बोल सकते हैं। ये लिविंग क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं 3-4 फैमिली के लिए, मैक्सिमम 3 होने ही चाहिए, ठीक है। जो 3 और मोर फैमिलीज के लिए इंडिपेंडेंटली होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो फैमिलीज अलग अलग होती है, ठीक है। और उनकी अलग अलग कुकिंग फैसिलिटीज होती है, डाइनिंग फैसिलिटीज होती है। एग्जाम्पल हो गया अपार्टमेंट हाउसेज, मेंशन, चॉल्स, ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अगर मैं बात करती हूँ होटल्स की, तो इसमें क्या होता है, हायर कर सकते हैं, मोर देन 15% हो सकता है। सेपरेटली स्लीपिंग अकोमोडेशन होता है, विद और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए होटल्स, इन, जिसको पब्स कहते हैं, क्लब, मोटेल्स, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके। नेक्स्ट जो आता है दैट इज एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग्स में क्या आता है, दिस इंक्लूड एनी बिल्डिंग यूज फॉर कॉलेज, school or daycare purpose more than 8 hours per week, involving assembly for instruction, education, recreation, which is not covered by group D, ठीक है। ग्रुप बी में कौन सी एजुकेशनल बिल्डिंग्स आती है, जैसे स्कूल्स हो गया, डे केयर हो गया, या कॉलेजेस हो गए, ठीक है, इनके लिए। और जिसमें कि पर वीक में 8 आवर्स, ठीक है, पर वीक इन्वॉल्विंग हो, है ना। बट असेंबली बिल्डिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एजुकेशन के पर्पज से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है उसको एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट बिल्डिंग पढ़ेंगे, आज यही कंप्लीट करते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।
थैंक यू मैम। आप तो क्लास से लेफ्ट हो गए।